गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नरेश कुमार, राधेश्याम सरस्वती विद्या मंदिर माधवकुंज। आज हम वीडियो नंबर 12 की बात करेंगे। दिनांक 28/4/2020। मैंने कल वर्ण बताए थे, वर्ण का पूर्ण अध्ययन किया था हमने। वर्ण वे चिन्ह जिनके खंड न हो सकें वर्ण कहलाते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण जो होता है उसके और टुकड़े नहीं किए जाते, उसके और खंड नहीं किए जा सकते। जैसे क, ख, ग, घ, ये देखिए ए, आ, ई, या के, ख, ग, घ, ये र, ल, व आदि, ये सब वर्ण हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर 11 हैं, व्यंजन 33 हैं, संयुक्त 4 वर्ण हैं, अंत्यस्थ 4, ऊष्मक वर्ण 4। व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन 25 + 4 अंत्यस्थ + 4 ऊष्मक, टोटल 33 मैंने आपको कल बताया था, तो इसको आपने समझ लिया होगा। आगे शब्द देखिए, अभी हमने वर्ण बताया जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब शब्द जो होता है वो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द समूह या शब्द कहते हैं। और इसमें एक खासियत होती है, सार्थक समूह का मतलब है जिसका कोई अर्थ हो। अगर वो अर्थ नहीं है, उसका कोई निरर्थक शब्द है, तो वो शब्द नहीं कहलाएगा बेटा। देखिए आगे पद। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको 9, 10 CBSE में पढ़ने को मिलेंगे पद परिचय, तो इसलिए आप ये समझें पद क्या है। व्याकरण के नियमों में बंधकर, जैसे कारक, समास आदि के द्वारा वो पद बनता है, शब्दों का जो समूह होता है। तो ये आगे पढ़ेंगे आप। जैसे देखिए, अभी मैंने यहाँ बताया शब्द किसे कहते हैं, जैसे लकम, मलक, इनका कोई अर्थ नहीं है। अब इन्हीं 3 वर्णों से मिलकर ये बना कमल और कलम, तो इनके अर्थ हैं, तो ये सार्थक शब्द हैं और ये निरर्थक हैं, ये शब्द नहीं हैं। आगे हम बात करते हैं वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे वर्ण के खंड नहीं होते और वर्णों को मिलकर शब्द बनता है और शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है, और वो भी सार्थक। सार्थक का मतलब क्रमबद्ध, एक क्रम होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है नीचे, राम है जाता स्कूल, तो ये निरर्थक है, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम सही प्रकार लिखेंगे तो वाक्य बनता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ये सार्थक शब्द है, इसलिए ये वाक्य कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आगे अब आपके सिलेबस में है, ये 9th में पढ़ा भी होगा कुछ। 9th में तो होता ही है, ये 10th के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो अब आप इसको देखेंगे। वाक्य भेद। देखिए, वाक्य हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जो 10th क्लास में पढ़ाए जाएंगे आपको। अर्थ के आधार पर होते हैं 8 वाक्य। देखिए कौन कौन से हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 9th क्लास में सिलेबस में हैं, इसलिए आपको समझना अनिवार्य है। 10th को इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो उन्होंने पढ़ा होगा 9th में, लेकिन 10th को इसलिए ज़रूरी है कि पद परिचय किया जाता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये उनके लिए भी जानना अति आवश्यक है। वाक्य के अंग। देखिए, वाक्य के जो अंग हैं वो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसको समझिए, उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छी तरह समझ लें। एक क्वेश्चन आता ही आता है। इससे संबंधित मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा आपसे, तो आप करेंगे उसमें। अभी से देखिए, उद्देश्य। वाक्य में कर्ता या जिसके विषय में कुछ कहा गया हो वो उद्देश्य है। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ, कैसे। देखिए, राम ने अपना खाना खाया, तो यहाँ उद्देश्य है राम, ये मैंने लिखा है इसमें नीचे। इसको इसमें ब्रैकेट में बनाने के बाद उद्देश्य, ये राम ने, ये उद्देश्य हो गया। ठीक है। अब ठीक इसके इधर विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वह विधेय है। तो यानी जो उद्देश्य राम है, इसके विषय में क्या कहा गया है, अपना खाना खाया,
तो ये क्या हो जाएगा, विधेय। देखिए मैंने यहाँ पर इसे भी अंदर बंद किया है और इसको लिखा है कि ये विधेय कहलाएगा, और ये राम ने जो है ये उद्देश्य है। तो ऐसे वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वाक्य दे देते हैं और उसमें कहते हैं उद्देश्य बताइए या विधेय वाक्य छांटिए। तो ये आपको आना चाहिए, तभी आप छांट पाएंगे। देखिए एक उदाहरण और दिया है इसमें आगे, जैसे माताजी प्रतिदिन सुबह मंदिर जाती हैं। तो इसमें उद्देश्य माताजी हो गई, प्रतिदिन सुबह मंदिर जाती हैं ये विधेय है। अगर अब ऐसे ये भी आ जाता है कभी कभार, विधेय का विस्तार क्या है, प्रतिदिन सुबह मंदिर, ये विधेय का विस्तार है, यानी जाती हैं इसका विस्तार क्या है, प्रतिदिन सुबह मंदिर। और ऐसे ही इस वाले में पहले जो भी पढ़ाया हमने, इसमें क्या है विधेय का विस्तार, अपना खाना। तो इसमें जैसे ये था राम ने अपना खाना खाया, तो राम ने तो हो गया उद्देश्य और खाया हो गया विधेय और अपना खाना हो गया विधेय का विस्तार। ये आपको जानना अति आवश्यक है, आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक उदाहरण ले लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों से संबंधित, और इन्हें आपको समझाते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझें आप। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वो वाक्य होते हैं जिन्हें हम सरल या सिंपल वाक्य भी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, दशा या अवस्था का बोध हो। तो मैंने शॉर्ट में लिखे हैं, आप समझ जाएंगे इसके एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पानी बरस रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये सिंपल वाक्य हैं, सरल या विधान वाच्य वाक्य हो गए। आगे देखिए निषेध वाच्य वाक्य, इसमें क्या है, इसमें नकारात्मक भी कहते हैं इसको, यानी निगेटिव, जो हमने इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए किसी कार्य के निषेध या न होने का बोध हो, यानी वो कार्य ना हुआ हो। जैसे मैं तुमसे नहीं डरता, बच्चा नहीं रो रहा है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। तो देखिए इसमें नकारात्मक हमें पता चल रहा है, तो इसलिए ये निषेधवाचक है। आगे प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक क्या है, प्रश्न पूछना या अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाए, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है और इसे प्रश्नवाच्य वाक्य भी कहते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए आ गया कहाँ। राम क्या खा रहा है, सीता कहाँ रहती है। तो आप समझ गए होंगे इसे भी, वैसे आप पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th 5th में भी ये होते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष यानी खुशी, शोक, घृणा, विस्मय, भय आदि भाव व्यक्त हों। जैसे देखिए वाह क्या छक्का मारा है, तो ये एकदम आश्चर्य हो रहा है इसमें, अरे इतनी लंबी लाइन, उफ आज कितनी गर्मी है। तो ऐसे जो वाक्य हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। आगे आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, सलाह या चेतावनी देने का बोध हो। तो देखिए जैसे आप चुपचाप बैठो, कृपया शांत रहें, आगे मत जाओ, आप घर जा सकते हैं। तो इसमें आपको देख रहा होगा अनुमति, प्रार्थना, आज्ञा प्रतीत हो रही है। आगे इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कहने वाले की इच्छा, आशीर्वाद एवं अभिलाषा का बोध हो। जैसे आज कोई मित्र आ जाए, कोई मुझे उधार दे दे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। तो यहाँ पर ये इच्छा, आशीर्वाद आपको देखने को मिल रहा है। आगे संदेहवाचक वाक्य, किसी काम के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो। जैसे शायद मैं घूमने जाऊं, संभवतः कल बर्फबारी हो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। तो देखिए यहाँ संभावना, संदेह प्रकट हो रहा है। आगे संकेतवाचक, जिन वाक्यों की पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध कराए। जैसे देखिए यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो देखिए ये इससे निर्भर है। यदि परिश्रम करते तो अवश्य पास हो जाते। यदि समय मिला तो हम घूमने जाएंगे। देखिए एक दूसरे से ये रिलेटिव है वाक्य। यदि कोहरा न होता तो ट्रेन समय पर आती। तो बच्चों आप समझ गए होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो आगे फिर बढ़ाएंगे हम आपको, तो ये आपको समझना है और अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखना भी है। आप इसे समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो छात्रों मुझे विश्वास है आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, इन्हें लिख भी रहे होंगे और बार बार इसका रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यही सिलेबस बोर्ड में है आपके।
एनुअल एग्ज़ाम में यही आने वाला है, तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें छात्रों। धन्यवाद।